जय हिंद साथियों। कैसे हैं भाई सभी लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी वाली इस मैथ्स की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग जो पहली क्लास में पढ़ चुके हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अर्थात निर्देशांक ज्यामिति में जितनी बेसिक्स को पढ़ा है उनके रिवीजन के साथ में नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। और जितने भी अभी ये सबसे छोटा ऐसा टाइप है, मतलब ऐसा चैप्टर है मैथ्स का जो आप बहुत ही कम समय में समाप्त कर सकते हैं। बस आप कंसंट्रेशन बनाए रखें अपना और पूरी तरीके से एकदम डेडिकेटेड होकर के जितना पढ़ाते जाने हैं बस उसको नोट आउट करते रहिए। आप नोट्स बनाते रहिए, क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करिए। बहुत ही कम टाइप हैं इस वाले चैप्टर में और अगर आपने इसको एक बार देख लिया ना तो पूरा चैप्टर खत्म। अब जितना हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लें और फिर वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली वाली क्लास में निर्देशांक ज्यामिति में हम लोगों ने देखा कि हमें बिंदुओं के निर्देशांकों पर बात करनी है कि किसी भी पॉइंट्स के जो निर्देशांक होंगे एक्स और वाई प्लेन में ये कैसे हम लोग डिनोट करेंगे। फिर उससे इक्वेशन कैसे बनाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच का जो मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे, किसी अन्य रेशियो में डिवाइड हो रहा हो तो वहां से इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, या जिस रेशियो में डिवाइड हो रहा है उसके निर्देशांक बताने होंगे बिंदु के तो कैसे बताएंगे। अभी तक हम लोगों ने इस पर बात करी थी और आज के सवाल में हमको प्रवणता पर बात करनी है, जो स्लोप होता है जिसको ढाल भी बोला जाता है, और उससे रिलेटेड इक्वेशंस भी बनाने होंगे। तो और कुछ ऐसे भी इक्वेशंस होंगे जिसमें आपको पूछा जाता है दो दो समीकरण देने के बाद में कि किसका अद्वितीय हल होगा, किसका कोई हल नहीं होगा और किसके अनंत हल होंगे। तो ऐसे चीज़ों पर भी बात आज की क्लास में होगी। देखिए, अभी तक हम लोगों ने सीखा कि कोई अगर क्षैतिज लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन डिवाइड करें 90 डिग्री पर तो वहां पर हम उस वाले पॉइंट को जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा ना उसको बोलते क्या है, मूल बिंदु। ठीक है। और ये जो क्षैतिज लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये लेफ्ट टू राइट, इसको आगे चूंकि बढ़ती जाएगी तो इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलेंगे और ये एक्स एक्सिस होगा पॉजिटिव में, बैक साइड जाएंगे तो माइनस में एक्स। ऐसे ऊपर जाओगे तो इस वाली लाइन को जो ऊपर से नीचे जा रही है इसको वाई अक्ष बोलेंगे, लेकिन ये कैसा एक्सिस होगा, पॉजिटिव का। मूल बिंदु से ऊपर जाने पे, मूल बिंदु से नीचे आने पर यह आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में वाई। अब मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा लिखते हैं 0,0। वैसे बिंदुओं के जो निर्देशांक होते हैं, किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होगा पहले हम x वाली वैल्यू लेंगे फिर y वाली, मतलब x अक्ष पर जो कटा हुआ अंतखंड होगा उसकी लंबाई, कि x एक्सिस पर हम कितनी डिस्टेंस ले रहे हैं वो लंबाई पहले, ठीक है, और y एक्सिस पर कितनी लंबाई ले रखे हैं वो वाली लंबाई को बाद में। तो हमें ये x, y करके एक बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे, जिसमें जो x होगा ना वो कहलाएगा भुज और जो दूसरी वाली है अर्थात y है ये वाली कहलाएगी कोटि। अच्छा, जब हमने किसी प्लेन को ऐसे में दो लाइन से इंटरसेक्ट करा तो वो चार भाग में डिवाइड होते हैं और ये हर एक पार्ट अपने आप में क्वाड्रेंट्स कहलाता है। कौन सा चतुर्थांश कहलाता है, इसको हमने सीखा कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। पहला ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये वाला क्वाड्रेंट्स था और लास्ट वाला फोर्थ ये वाला था। अभी सुनिए ना, इस वाले प्लेन में जो इधर वाला हिस्सा है ना ये पहला वाला क्वाड्रेंट्स, इस वाले चतुर्थांश में दोनों की दोनों वैल्यू चाहे मैं x लूँ चाहे मैं y, तो x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो बिंदुओं के निर्देशांक होंगे ना वो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। लेकिन मैं इस वाले प्लेन में देखूँ, मुझे पहले x की वैल्यू लेनी फिर y की, तो इधर x किस में है, निगेटिव में, और y किस में है, प्लस में। तो इधर वाला जो सेकेंड क्वाड्रेंट्स होगा इसमें पहला वाला होगा माइनस और दूसरा वाला जो y है वो किस में हो जाएगा, प्लस। सो माइनस प्लस के साथ में अगर नंबर लिखा ना तो वो सेकंड क्वाड्रेंट्स को शो करेगा कि वो वाला बिंदु इस वाले क्वाड्रेंट्स में है। अच्छा, मैं थर्ड के बारे में बात करूं तो इसमें x पहले लेना वो निगेटिव है और y लेना है बाद में तो वो भी निगेटिव है, इसलिए माइनस कोमा माइनस। और अगर मैं चौथे के बारे में बात करूं तो चौथे में पहले जो x लेंगे ना वो देख रहे हैं इस वाले प्लेन में प्लस है, सो ये प्लस होगा और y किस में है, निगेटिव में, तो प्लस और माइनस के साथ में। मतलब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि बताओ कि -2,3 किस चतुर्थांश में होगा, तो आप क्या बताएंगे, पहले नंबर माइनस है दूसरा वाला पॉजिटिव है तो किस में हो जाएगा, सेकंड वाले में हो जाएगा। इजी। चलो इसी से आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कि हमसे चतुर्थांश पूछा जाए। दूसरी चीज हम लोगों ने सीखी कि एक बिंदु से तो हम समझ जाएंगे कि वहां पर किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हमने लिखा -2,3, तो -2,3 का मतलब क्या था, -2,3 का मतलब था कि मुझे x वाली जो ये इसको x मानते हैं इसको y मानते हैं, जो पहले दूरी है वो हमें निगेटिव में लेनी है। निगेटिव में कहा, मूल बिंदु जिसको हम लोग शो करते हैं 0,0 से, वहां से आप -1 -2, ये -1 था -2, इस पे जाओ, ये वाला हमने ले लिया। और लेकिन y जो है ना ये पॉजिटिव में लेना, इधर प्लस में x था, ये माइनस में y है, ये माइनस में x एक्सिस। अब मूल बिंदु से हमें कहां पर जाना, 3, लेकिन कैसा 3, y की तरफ और वो भी प्लस की तरफ, पहला दूसरा ये तीसरा, ये 1 है 2 है 3 है, तो मुझे इस वाले बिंदु पर, अब इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना ये यहाँ पे,
इस वाले बिंदु का निर्देशांक हो गया है -2,3। तो अभी हमने एक बिंदु की लोकेशन को समझा था इस वाले चीज से, लेकिन जब दो दो बिंदु मिल जाएंगे ना, तो जब दो बिंदु मिलेंगे, एक यहाँ पे मिल गया, एक कहीं ना कहीं और होगा, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी जाती है। तो जब भी कभी आपसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी जाएगी, देन आप ये करेंगे, जब भी कभी पूछी जाए, जब भी कभी दो कोई भी पॉइंट दे दे, लाइक x1, y1, ठीक है, दो कोई आपको बिंदु मिल जाए, ये मैंने धर दिया इस पे, चलो कोई भी दो बिंदु मिले और उन दोनों बिंदुओं में से एक बिंदु कैसा है x1, y1, और जो दूसरा है वो हो जाए x2, y2, और आपसे कहा जाए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। कोई भी दो बिंदु हो, उनके बीच की दूरी निकालनी हो। सो दूरी के लिए हम लोगों ने समझा कि जैसे मेरे पास में लाइन है एक A, एक पॉइंट है B, और इन दोनों के बीच की दूरी के लिए मतलब एक है x1, y1, इसकी लोकेशन दिखाई गई, एक दिखाई गई x2, y2, इसकी लोकेशन दिखाई गई। तो हम लोगों ने सीखा है कि अगर मुझे A से B की लेंथ बतानी होगी तो हम स्क्वायर रूट लेंगे पाइथागोरस के नियम के अकॉर्डिंग, पहले का लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन क्या करेंगे, x1 और x2 का मतलब इन दोनों में मुझे लेना होगा डिफरेंस और फिर स्क्वायर करेंगे। सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ऐसे ही प्लस करूंगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने सीखा था, जब भी कभी हमें बीच की डिस्टेंस बतानी होगी तो हम इस फार्मूले से करेंगे। एक फार्मूला ये हो गया था जब दो बिंदुओं के बीच की हमें दूरी बतलानी थी तब, ठीक है। अब अगर मुझे क्या करना है, मुझे कोई दो बिंदु ऐसा मिले, ये जितने हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं ना उसका रिवीजन मैं करा रहा हूँ, इस पर सवाल भी हम लोगों ने करे हैं, ठीक है। अब अगर कोई दो पॉइंट्स हो, लाइक एक हो B, एक हो A, एक का क्वाड्रेंट्स हो x1, y1, और दूसरे के निर्देशांक हो x2, y2, और मैं कह रहा कि इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक बता दो। ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, और मुझे इस मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है जिसको हम लोग लिख रहे हैं कैपिटल X, y, समझ रहे हो। तो मुझे अगर इस वाले मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना होगा तो उसमें अगर x की वैल्यू बतानी होगी तो हम x1 और x2 को जोड़ेंगे और आधा कर लेंगे, ये हो गया x के लिए। और y वाला जो क्वाड्रेंट्स होगा उसके लिए क्या करेंगे, जो y2 होगा और y1 होगा इन दोनों को जोड़ करके आधा कर लेंगे, बस हमें मिल जाएगा इन दोनों के निर्देशांक x, y। पिछली क्लास में पढ़ा। चलो रिवीजन है ना, सबको सही, सब कुछ तैयार है, तैयार होना भी चाहिए था। अभी हम लोग क्या करें, एक और चीज पढ़ी पिछली ही क्लास में कि जब मुझे कोई दो पॉइंट्स मिल जाए, एक के निर्देशांक है x1, y1, और एक का निर्देशांक है x2 और y2, और मुझे क्या बताना हो कि इनको ना किसी बिंदु ने, किसी पॉइंट ने m/n के रेशियो में डिवाइड करा इसकी पूरी दूरी को, ठीक। कोई पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट जो है ना, ये अगर मैं मान लूं कि ये है x, y, और इस x, y ने इस पूरी दूरी को m/n के अनुपात में विभाजित करा है, तब मुझे x और y की अगर वैल्यू बतानी हो या इसके निर्देशांक बताने हो, तब हम लोगों ने सीखा कि x के लिए क्या करूंगा, इस m का गुणा उधर x2 से, सो m इंटू x2 प्लस इस n का गुणा इधर x1 से, n इंटू x1, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा m प्लस n। ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, पिछली वाली क्लास में। बताइए इतनी बातें सबको याद हैं कि नहीं याद है? कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो मुझे आप शेयर करिएगा, ठीक है भाई। और ये तो हो गया x के लिए। अच्छा y वाली वैल्यू निकालनी होगी तो फिर से वही m का गुणा हम लोग करेंगे y2 में, m इंटू y2 और प्लस में n इंटू y1, और अपॉन क्या हो जाएगा भाई, m प्लस n। ये पढ़ा, इस पर बहुत सारे सवाल भी लगाए थे हम लोगों ने, और उन्हीं में से अगर मैं रिवीजन के लिए आपको एक सवाल बताऊं जैसे ये वाला है। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है इस सवाल में, थोड़ा सा रिवीजन करते रहते हैं, बस आगे बढ़ते हैं। अगर मुझसे पूछा जाता है इस सवाल में कि 4, 5, 7, 8 से जुड़ा जो रेखाखंड है किस बिंदु पर अनुपात 2:1 के अनुपात में आंतरिक रूप से डिवाइड होगा, तो जब मुझे ऐसे सवाल करने होंगे तो मैं कैसे करूंगा बताइए। अभी हम लोगों ने जो रूल देखा है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें, अगर हम लोग जितना पढ़ चुके हैं ना उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमको कहाँ मिलेगा, हमको ये मिलेगा, देखिए ना, हमको ये मिलेगा कि मैंने कोई दो बिंदु माना है, माना क्या है, सवाल में दे रखा है, एक है 4,5 और एक कितना है 7,11, और इनको ना किसी पॉइंट ने m/n जैसे था वैसे 2:1 के अनुपात में डिवाइड करा है।
तो मुझे अगर इसकी वैल्यू बतानी थी x, y की, तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो x होगा वो होगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन क्या होगा m प्लस n। ये हो गया किसका, x के लिए, कॉमा y के लिए करूंगा m इंटू y2 प्लस m इंटू y1 और अपॉन क्या हो जाएगा ये m प्लस 1। और अगर मैं इसकी वैल्यू को सॉल्व करता हूँ, ये n है n, ठीक भाई, ये वाला n था। तो चलो m की वैल्यू ले लूँ मैं, 2 है, x2 कितना है भाई 7, तो 2 सते 14 प्लस n की वैल्यू है 1 और इसमें मल्टीप्लाई x1 का करूंगा, x1 यहाँ पे है 4, डिनोमिनेटर में आऊँ तो m प्लस n मतलब 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। इधर मैं देख रहा हूँ तो m है 2, गुणा करेंगे y2 मतलब 11 का प्लस n कितना है 1 और अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ y1 तो यहाँ पे 5 है और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 और 1 कितना 3। इन्हीं को सॉल्व करना था। 7 दूनी 14, 4 एकम 4, 14 4, 14 4 मिलकर के 18/3, कॉमा 11 दूना 22, 5 एकम 5, 22 और 5 27/3 है। 3 से काट डालूंगा इसको, 3 6 18 आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 9 27। अब 6:9 का मतलब होगा 2 से और डिवाइड करके, ना 3 से, 3 दूना 6, 3 3 9। उसके क्वाड्रेंट्स आ गए x, y के 2:2,3। पता है कहीं पर दिक्कत हो रही है क्या? हाँ, कहाँ पर हो रही है जल्दी बताइए। हमने करा m इंटू x2, 2 इंटू 7, x2 हो गया ये, और 1 इंटू 4, बहुत बढ़िया। 7 दूनी 14, 4 एकम 4, 14 4 18/3 हो गया ये। और इधर आ गया भी कितना, 2 गुने 11 y2, बहुत बढ़िया, और 1 इंटू 5, सो 5 एकम 5 और 11 दूना हो गया 22, 22 5 27। डिनोमिनेटर में 2 प्लस 1 था, 3 3, 3 6 18, 3 9 27। देख रहे हो? चलो जल्दी बताओ भाई, ये हो गया 3 6 जा और ये हो गया 3 9 जा, सो 6:9, सॉरी 6,9, हम अनुपात अनुपात पहुंच गए। चलो 6,9 इज द करेक्ट आंसर। हमें ये क्वाड्रेंट्स बताने थे कि x का और y की जो वैल्यू होगी वो किसको निर्देशित करेगी। सो 6,9, इतनी बात समझ में आ गई। इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये मैं रिवीजन करा रहा पहले बता दूं, तो रिवीजन के लिए क्या करिए, इस पर जो सवाल मैंने कराए हैं पिछली क्लास में उसको जाकर के एक बार देख जरूर लीजिएगा। सो इतनी चीज़ों पर बातें हुई थी हमारी आपके साथ में पिछली क्लास में। अब यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनको देखते हैं कि और किस किस तरीकों से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अभी अगर मैं आपको लेकर के आऊं नए पेज पर और क्वाड्रेंट्स का ना एक नया फॉर्मेट हम लोग पढ़ें, एक नया, और जितना भी पेंडिंग चीज बची है ना उस पर मैं बात करूं, एक एक चीज करके हम लोग सब चीजों को सीखेंगे। देखिए, अगर मैं प्लेन बनाता हूं कोई भी, जैसे मैंने इधर एक x बनाई लाइन, एक इधर y लाइन बनाई, सो ये x प्लस में था, आप जानते हैं माइनस में x है, आप जानते हैं प्लस y है, ये जानते हैं आप माइनस y है। तो अगर मैं कह रहा कि भाई मैंने x पर दूरी ले ली है, यहाँ पर इस वाले x पर कोई दूरी ले ली या किसी बिंदु को दिखाया, तो जब मैं किसी बिंदु को दिखा रहा होऊंगा, जैसे मैंने बनाया x से यहाँ पर दूरी ले ली मैंने 4, तो ये 1 2 3 4। अब इस वाला बिंदु का जो निर्देशांक होगा ना, इसमें y की वैल्यू तो 0 है, हम तो y पर जा नहीं रहे, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 4, क्या 0। और अगर मैं इधर जा रहा हूँ 1 2 3, मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया जिसको मैं दिखाऊंगा, चूंकि y पर 3 वैल्यू है और x पर कुछ है नहीं, तो 0,3। अब इन दोनों रेखाओं को जब मिलाएंगे ना, इन दोनों बिंदुओं को जब मिलाएंगे, रेखाओं को नहीं, तो जब बिंदुओं को मिलाएंगे तो इन बिंदुओं से जो ट्रायंगल बना उस ट्रायंगल का एरिया पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये बात है भाई कि अगर आपको एक एक वैल्यू 0 मिल रही है दोनों में से बिंदुओं की, तो फटाक से बता सकते हो, केवल प्लेन बना लो और आंसर कर लो। मतलब एक समतल पर आप क्वाड्रेंट्स बना लो, आप आंसर कर लो। बिंदुओं के निर्देशांक से आप ये तो समझ पा रहे होंगे कि x पर हमें कितनी दूरी लेनी है, y पर कितनी दूरी लेनी, मतलब मूल बिंदु से इतनी लंबाई आप देख रहे हो, x पर कितना ले रहा मैं 4, आप इधर देख रहे होंगे 3। तो जब मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बना जिस पर एक दूरी 4 है, एक दूरी 3 है, तो इसका एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस 4 है, हाइट 3 है, मेरे पास आंसर आ जाता है 3 दूना कितना 6। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये तो इस तरीके से है, लेकिन अगर आपको तीनों बिंदुओं के निर्देशांक मिल जाए और उसमें 0 0 वगैरह ना हो, तो हम कैसे एरिया बताएंगे, इस चीज पर आते हैं। अगर मुझे एरिया बतलाना है, किसी भी ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स आपको मिल जाए, 3 बिंदुओं के निर्देशांक मिल जाए, जैसे ये वाला जो पॉइंट है इसके निर्देशांक है x1, y1, इसका निर्देशांक दे दिया जाए दूसरे का x2, y2,
और जो तीसरा वाला है ना उसके क्वाड्रेंट्स हो जाएं x3, y3। अब आपसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए, इस वाले ट्रायंगल का एरिया बताइए। तो मेरे दोस्त जो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मेट हम देखने जा रहे हैं सेम इसी फार्मूले से हम लोग क्वाड्रिलेटरल का भी निकालेंगे। किसका निकालेंगे? चतुर्भुज का। लेकिन कैसे, पहले आप इसको समझते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला बनेगा ना वो ये बनेगा कि 1/2 ले लीजिए, उसके बाद यहां से उठाइए आप x1 की वैल्यू, और अगर आप x1 उठा रहे हो सो ब्रैकेट में रखना y2 माइनस में y3। मतलब आपको पहला दूसरा तीसरा तो रखना है, लेकिन कैसे? अगर आपने x1 लिया तो y2 माइनस y3 आएगा, यहां पे करिए प्लस। अगर आपने x2 लिया है तो आपको लेना होगा y3 माइनस में y1। अगर आपने x3 ले लिया तो आपको यहां पे लेना होगा y1 माइनस में y2। अब आपसे मैं पूछना चाह रहा, बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। इतनी बात अगर समझ में आ रही हो तब तो हम लोग आगे बढ़े। कोई किसी को दिक्कत आ रही हो तो बताइए प्लीज। इतनी चीजों से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? देखो भाई, हो सकती है, मैं मानता हूँ हो सकती है, लेकिन आप मेरे को बताओ जल्दी, इतनी चीजें जितनी आपने समझी ना, इतने से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं। तो अगर अब मैं बोलूं आपसे कि मेरे पास में ना एक क्वाड्रिलेटरल है, अब क्वाड्रिलेटरल के जो कोऑर्डिनेट है ना, निर्देशांक, वो कुछ ऐसे दे दिए जाए, ऐसे। नहीं पता कि ट्रायंगल कैसा बनेगा, इसके 4 बिंदु दे दिए जाए। तो जब भी कभी किसी चतुर्भुज का आपको बताना होगा एरिया, तो मैंने कहा कि इसी चीज से बताएंगे। कैसे बताएंगे? आपको केवल जुगाड़ ये अपना लेना है कि अपनी तरफ से इसमें से कोई एक लाइन को अपनी तरफ से ड्रॉ कर लेनी। जैसे बीच में मैं अगर इससे इसको मिला देता तो बताओ यहाँ पे कितने त्रिभुज बने? 2 त्रिभुज बने ना, एक उधर एक इधर। तो एक तो इसी फॉर्मेट से हम इस ट्रायंगल में लगा लेंगे फॉर्मूला, और एक उस फार्मूले उस वाले साइड में, बस दोनों त्रिभुज के एरिया को क्या कर लेंगे? जोड़। तो जब भी कभी चतुर्भुज का या क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा जाए, सबसे अच्छा तरीका है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए अलग से याद करने से सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी पूछा जाए ना तो इसी वाले फार्मूले को हम लोग 2 बार लगा लेंगे और उसको जोड़ लेंगे। कितनी बार करेंगे? 2 टाइम्स। आप बात समझ पा रहे हो हमारी? नहीं समझ पा रहे हो? एक बार इन तीनों बिंदुओं के लिए पहला दूसरा तीसरा, एक बार इधर वाले ट्रायंगल के लिए ये पहला दूसरा तीसरा, कुछ भी मान लो। इधर का एरिया, ट्रायंगल का एरिया निकल आएगा इससे, और फिर इधर का एरिया निकल आएगा, बस आंसर बता देंगे। तो पहले तो हम लोग आज के सेशन में इस पर जितने सवाल बनते हैं ना उसको करते हैं। थोड़ा सा एक सवाल में समझा दूं, उसके बाद हम लोग स्पीड में करेंगे। ठीक ठीक भैया, आ जाओ भैया, बाबूजी आ जाइए। अभी हम लोग आ रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। चलो ये वाला जो मुझे इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल बतलाना है। बताइए मैं कैसे बतला पाऊंगा, जबकि मुझे क्या पता है? मुझे यहाँ पे पता है तीनों बिंदुओं के निर्देशांक कितने कितने हैं। एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स हैं, और वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 1, 0, -1, 0 और 0, 1 से निर्मित ट्रायंगल। अच्छा, इसमें मुझे तीनों जगह कुछ ना कुछ जीरो दिख रहा है ना, कुछ ना कुछ जीरो दिख रहा। तो एक बार हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मुझे कोई इमेज दिख जाए बनती, समझ रहे हो, मतलब तीनों बिंदुओं के निर्देशांक ढूंढ लें, तो भी तो हम आंसर बता सकते थे जल्दी से जल्दी। जैसे देखिए ना, एक प्लेन ऐसा होता है, ऐसा प्लेन जिसमें ये 0 है, आगे जाऊंगा +1, ऊपर जाऊंगा -1, इधर +1, इधर भी माइनस में, और ये माइनस में। तो ये पॉजिटिव था, लेकिन कैसा? x है। ये प्लस में y है, ये माइनस y है, और ये माइनस में x है। सबसे पहले देखो 1, 0 से 1, 0 मतलब पहले आप x पर 1 दूरी ले लो, y पर कितनी? 0 दूरी ले लो। तो ये 1 है, ये 1 है, ये -1 था। हमने 1, 0 से एक बिंदु बना दिया, ये वाला। अब दूसरा क्या है? -1, 0। सो दूसरा क्या है? -1, और -1 कहां पर लेंगे? x पे। तो x पे -1 मतलब ये वाला बिंदु हो गया, और y वाली 0 हो गई। तो एक तो ये हो गया जिसको हम दिखाएंगे -1, 0। अब तीसरा था 0, 1। 0, 1 से हम तो यहाँ पे पहुंचेंगे ना, यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके क्वाड्रेंट्स, इधर देखो x की वैल्यू कोई है नहीं, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, 1। अगर हमने फिगर में ये ढूंढ लिया ना कि ट्रायंगल में लेंथ कैसी आ रही, तो आप देखो ना, एक ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल में इसकी जो हाइट है उसकी दूरी कितनी है? 1। देख रहे हो, ये हाइट 1,
और इनकी इनकी दूरी कितनी हो गई, 1 और 1 कितना, 2। अब मुझे अगर इस ट्रायंगल का एरिया बताना है, सो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से मैं एरिया बता दूंगा ना, 2 1 कम 2, मेरे पास आंसर आ जाएगा 1, और 1 कहीं दिख रहा है तो बस वही वाला हो गया आंसर मेरे पास। ये तो हो गया जब आप तीनों बिंदुओं के निर्देशांकों को दिखाओ और फटाक से आंसर बतलाओ। अदरवाइज एक फार्मूला है, उस फार्मूले पर आते हैं। देखिए फार्मूला क्या है, ये दूसरा मेथड है, ये पहला मेथड था, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं आपको कि सेकंड मेथड से हम लोग एरिया कैसे निकालते थे। मतलब जो इसका ओरिजिनल मेथड है वो ये है कि 1/2 ले लो, आप ले लो x1 कॉमा, तो y2 से y3 घटाएंगे, नहीं, हाँ, y2 से y3 घटाएंगे, प्लस अगर x2 लिया है तो y3 से y1 घटाऊंगा मैं, और अगर मैंने x3 लिया है तो उसके साथ में आएगा y1 माइनस y2, इतने से। तो चलो 3 पॉइंट थे ना, पहले वाले को अगर मैं x1, दूसरे को यहाँ पे y1 मानूं, ये लिखा x2 ये y2 है, और ये x3 ये y3 है। आज ये वैल्यू देखते हैं इस वाले फॉर्मूले से। 1/2 एरिया मैंने पहले लिया x1, तो ये तो हो गई वैल्यू कितनी, 1। इधर मैं देख रहा हूँ y2 माइनस y3 से, y2 कितना है 0 है, और y3 कितना है 1, सो यहाँ इतना प्लस। अब मैं x2 देख रहा हूँ तो x2 तो है माइनस में 1, और इधर मैं देखूं तो y3 कितना है भाई 1 था, माइनस y1 कितना है, y1 है 0, इधर मैं देखूं प्लस। अब x3 पर आऊं, x3 0 है, अच्छा 0 का गुणा तुम चाहे जिसमें करोगे 0 ही रहेगा, तो मैं इसको दे रहा हूं छोड़, यहाँ पे आ गया 0, ये 1 प्लस में ये -1, तो मैं हो गया -1, यहाँ पे -1 इंटू 1, तो ये भी हो गया -1, यहाँ पे दोनों को क्या करना, जोड़ना। अब -1 ये था, और ब्रैकेट के बाहर में कितना है 1/2, सो 1/2 कॉमन, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस होकर के कितना हो गया -2, चूंकि 2 से 2 काट डालूंगा -1 आएगा, लेकिन इसको हम लोग कर देंगे 1, क्योंकि जो क्षेत्रफल होगा वो नेगेटिव में नहीं होगा, क्षेत्रफल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। सो मेरे पास में आंसर कितना आ गया, मेरे पास आंसर आ गया 1, इससे भी आ गया 1 और उससे भी आ गया 1। बोलो बातें समझ में आ रही कि नहीं, दोनों ही तरीकों से। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब भी कभी आपको तीनों में, जैसे तीनों बिंदुओं के निर्देशांक मिले या 2 बिंदुओं के मिले, और आपको कहीं भी नजर आ रहा है 0, दोनों में 0, तीनों में 0, एक पॉइंट कोई 0 लिख दे, चाहे x के लिए चाहे y के लिए। तो अगर x के लिए y के लिए 0 लिख देते तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम प्लेन में क्वाड्रेंट्स में उन बिंदुओं को दिखाएं, और फिर दूरी देख ले, 1 1 2 2 बेस हो गया, 1 हाइट हो गई, बस एरिया बता दे, सबसे अच्छा तरीका था। आते हैं अगले सवाल पे, जिसमें हम लोग एक ही मेथड का यूज कर पाएंगे, दूसरे का नहीं कर पाएंगे। तो जिसमें एक ही मेथड का यूज कर पाएंगे, कुछ वैसे सवालों को भी करते हैं। चलो इस पर आ जाओ। उस ट्रायंगल का एरिया बतलाना है जिसके निर्देशांक हैं दिस। पूरा कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो, तो अब सवाल के आंसर में ना आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ। 3 पॉइंट्स हैं, और 3 पॉइंट्स के निर्देशांक दे रखे। आपको हमने क्या बताया भाई कि जो पहला वाला होगा ये x1 ये y1 है मान लो, सेकंड वाला ये x2 है कॉमा ये y2 मान लो, तीसरा वाला पॉइंट है ये जो 4 है ना वो x3 है, जो 1 है वो y3 है। अभी मेरे को इसका एरिया बतलाना, मेरे को मतलब हम सबको मिल करके। तो जब एरिया बतलाने बैठेंगे किसी भी ट्रायंगल का, सो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/2। आप सबने देखा, अगली बार से मैं फार्मूले बार बार लिखूंगा नहीं, ठीक है, डायरेक्ट करूंगा। सो y2 माइनस y3 प्लस x2 है ना, तो इससे मैं कर दूंगा y3 माइनस y1। अब अगर x3 है तो इससे मैं कर दूंगा y1 माइनस y2। सो यहाँ पे आ गया 1/2। अब चूंकि x1 है तो x1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 कितना आ गया, y2 है माइनस में 3, और माइनस y3 कितना है भाई 1। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं। प्लस में अगर मैं x2 की वैल्यू उठाऊं जो कि है माइनस में 4। अब यहाँ y3 कितना है, y3 है 1, माइनस y1 कितना है, y1 है 2, तो मैंने 2 करा। अब x3 में उठा लूँ, x3 की वैल्यू 4 है, जिसमें मुझे y1 लेना है जो कि वैल्यू 2 थी, माइनस y2 कितना है माइनस में 3। चलो इतने को सॉल्व करना था। सो ये हमारे पास 1/2 तो रहेगा ही, -3 -1 हो गया है माइनस में 4, और अगर मैं 1 का गुणा करूंगा ना तो ये -4 ही रहेगा, प्लस 1 में से 2 घटाओगे माइनस में बनाएगा, -1 इंटू -4 हो जाएगा, प्लस में कितना 4 एकम 4,
इधर मैं आऊं तो मेरे पास वैल्यू बची है 2 और माइनस माइनस प्लस 3 2 5, 5 गुने 4 20 हो गया। अभी मुझे ये बतलाओ कि 4 प्लस में माइनस में खत्म, सो 1/2 जो है ना इंटू, अगर मेरे पास 20 आ रहा तो 2 से काट के कितना आ जाएगा भाई, 2 से डिवाइड करके 10, एंड दिस इज द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। सो 10 वर्ग इकाई है, जो भी इसके यूनिट में दी जाती थी, सेंटीमीटर होता, मीटर होता, किलोमीटर होता, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में यहाँ पर आंसर आ गया। अब बताइए आप ट्रायंगल का एरिया आप सभी लोग बतला पाओगे कि नहीं बतला पाओगे? किसी को कोई कष्ट तो नहीं होगा ऐसे ट्रायंगल के एरियाज को बतलाने में? नहीं होगा ना। एक और सवाल इसके कर लो, फिर इसका एक थोड़ा बड़ा सवाल कर लेते हैं, बस आंसर बदल देते हैं। तो इस पर नहीं, इसको तो मैं अभी बताऊंगा, पहले इसको कर लो। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला नहीं लगाएंगे, मतलब लिखेंगे नहीं फार्मूला, और हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मान लेंगे कि x1 y1 x2 y2 क्या क्या है, ठीक है। तो इतना तो बात समझ में आपको भी आ रही होगी कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लें, ठीक है। तो मान लिया हमने। अब मुझे अगर एरिया बतलाना है, एरिया बतलाना है, तो पहले हमने x1 लिया जो कि 3 था। ना 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 ना, इसे डायरेक्ट x1 कैसे, पहले तो 1/2 लोगे आप। अभी मैं x1 देख रहा हूं तो वो 3 है, मैंने किया कॉमा, तो x1 लिया ना, तो y2 माइनस y3, y2 0 है, y3 4 है। अगर आपको तकलीफ होगी ना तो आप लिख लीजिएगा नंबर प्लस। अब मुझे x2 लेना है, x2 यहाँ पे है माइनस में 2, x2 लिया तो हमें y3 लेना, y3 4 है, माइनस y1 लेना, y1 5 है। अब क्या करूं मैं, फिर से प्लस करूं, और x3 6 जगह पे है, और अगर x3 ले रहा हूं तो इसमें आ जाओ, ये 5 y1 और माइनस में y2 मतलब 0। इतने से हमने आंसर निकालना है। चलो निकालते हैं। 1/2, ये 0 से 4 घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -4 -4 तिया माइनस में 12 हो गया, इतना आंसर। अच्छा माइनस में 2, 4 से 5 घटाओगे -1, -1 -2 मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2 एकम 2, लेकिन साइन कैसा हो जाएगा, प्लस में ही। 6 से 5 से 0 घटाओगे 5 रहेगा, 6 पंचे हो गया 30। इनको जोड़ो घटाओ काटो घोलो लगाओ और आंसर, जैसे 1/2 -12 से 2 घटाऊंगा -10, 30 घटा देंगे तो आ जाएगा 20। वन मोर टाइम मेरे पास आंसर आ रहा है कितना, 2 से डिवाइड करके 10। अभी इसके पहले वाले सवाल का भी आंसर आया था, तो कोई लोग ये मत समझिए कि मैं से हमेशा 10 से आएगा 10 से आएगा। लगा लिया आप लोग भी लोगों ने? एक बार देख लो भाई इसको, और इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। जहां दिक्कत होगी होएगी या हैगी, वहां पर आप हमको शेयर इस सवाल के लिए जरूर कीजिएगा। अच्छा सवाल है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते भी हैं आपके एग्जाम में, इसलिए इसको जरूर देख लीजिएगा। सबसे अच्छा सवाल बनेगा क्वाड्रिलेटरल का, भी मैं उसको समझाऊंगा, थोड़ा सा रुकिएगा। फिलहाल तो हम आपको बता दें कि अगर आपसे थोड़ा सा टफ सवाल पूछ लें तो ऐसा पूछ सकते हैं, a, b प्लस सी है, b, c प्लस ए है, एंड c, a प्लस b है। इस पर शीर्ष के साथ ये 3 शीर्ष दे रखे हैं, मतलब बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, और आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जा रहा है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़े हो ना, बस उसी कॉन्सेप्ट के साथ हमको लगाना है, कोई इश्यू नहीं है। आप लोग बड़े आराम से कर ले जाओगे, x1 y1 x2 y2 सब कुछ मान करके, ठीक है। फॉर्मेट आप लोग समझ गए हैं, बड़े आराम से कर ले जाओगे। ऐसे आपको मानना है कि जो पहला वाला है ना, जो पहला वाला है ना, उसको आप मान लो कि ये x1 है और b प्लस सी क्या है, y1 है। ऐसे b क्या था, x2 है, और जो c प्लस ए है ना वो y2 है। ऐसे c जो है ये x3 है, और a प्लस b क्या है, ये y3 है। अब आ जाओ लगाते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमने पढ़ा 1/2, जब भी कभी मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना होगा, एरिया के लिए 1/2 कॉमन x1 कॉमन y2 माइनस y3, ठीक है। इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप कंपैरिजन कर लें, बाकी आपको सबको पता ही चल गया है। पता ही चल गया तो अब आप इसको लिखोगे थोड़ी, आप तो डायरेक्ट आंसर बताओगे नहीं। हाँ x3 है, कॉमन मैंने करा y1 माइनस में y2। जहां दिक्कत आएगी, दुख दर्द कष्ट परेशानी होगी, वहां बताइएगा। 1/2 हो गए हो, 1/2 हो गया। x1 लेना, x1 की वैल्यू a है, मैंने कॉमन करा, y2 है c प्लस ए, तो ये तो c प्लस ए है। साइन माइनस का लगा है बीच में, मैं डायरेक्ट करूंगा, आप ये मत समझना कि यहाँ पे माइनस नहीं दिया, माइनस कैसे हो गया। जैसे इस वाले माइनस से अगर मैं माइनस ब्रैकेट खोलूंगा y3 का, जो कि है a प्लस बी, तो दोनों जगहों पे माइनस हो जाएगा, माइनस a माइनस b। अब प्लस में x2 ले लो, x2 की वैल्यू b है, और मुझे y3 से y1 घटाना। सो y3 तो था a प्लस बी, ये था, लेकिन y3 से अगर मैं y1 घटाऊं जो कि है b प्लस सी,
तो ये माइनस होगा ना, माइनस बी माइनस सी, ठीक ना। अभी मैं x3 पर आऊं तो x3 की वैल्यू c है। अब x3 c है तो इसको y1 उठाऊं मैं, b प्लस सी लिखा था, और इससे मैं माइनस कर लूँ y2 जो कि है c प्लस ए मतलब c माइनस ए। इतने को मुझे करके दिखलाना है। जहां पर दिक्कत है वहां पर आप बताइए। तो यहां पर मैंने देखा कि प्लस ए माइनस ए खत्म है, प्लस बी माइनस बी खत्म, प्लस सी माइनस सी खत्म है कि नहीं। अब मैंने क्या करा भाई, 1/2 और मैंने यहाँ करा a का गुणा c से, सो मेरे पास आया ac माइनस ए बी। मेरे पास यहाँ पर आया ए बी जो कि b का गुणा करेंगे, और माइनस में आ गया बी सी। कोई दिक्कत तो नहीं, ये b और c का गुणा माइनस में। यहाँ पे आ गया प्लस में बी सी और माइनस में c और a का गुणा करके ac। देखिए जो फिर से हट रहा है उसको हटा देते हैं। तो हट रहा है इस बार प्लस में ए बी माइनस में ए बी, प्लस में बी सी माइनस में बी सी, माइनस में ए सी और प्लस में ए सी खत्म। अरे सबकी वैल्यू आ गई 0, और 0 का गुणा ना आप चाहे जिसमें करोगे कितना पा जाओगे, बोलो कितना पा जाओगे, बोलो 0। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब 0। अच्छा 0 कब आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम निकालें तो 0 कब आता है, 0 की कंडीशन तभी ऐसा पॉसिबल होगा मेरे दोस्त, तभी जब ये जो तीनों बिंदु है ना ये किसी एक ही रेखा पर, समझ रहे हो, कॉलिनियर पॉइंट्स बन जाए। जब किसी प्लेन में, जैसे ये प्लेन है और मैंने आपसे कहा कि मेरा एक बिंदु त्रिभुज का यहाँ पर है, ये दूसरा वाला यहाँ पे है, तीसरा वाला यहाँ। अरे जब तीनों बिंदु एक ही लाइन पर है तो ट्रायंगल कहाँ बनेगा, और जब नहीं बनेगा तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, 0। सो समटाइम्स आपसे ऐसे भी सवाल पूछे जाएंगे कि इन तीन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का एरिया अगर 0 है, या फिर बताइए ये तीनों बिंदु संरेख हैं या नहीं है। तो अगर संरेख पहचानना भी है तो हम एरिया निकाल लें। अगर एरिया 0 आ जाता है तो संरेख है, और अगर एरिया 0 नहीं आता है, कुछ भी एरिया आ गया तो फिर कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं कहलाएंगे। ऐसे सवाल भी बनेंगे। आप बात समझ पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बात समझ पा रहे हो। तो इसी बात पर कि आप बात समझ पा रहे हो और आप बहुत अच्छे से बात समझ लेते हो, तो इसी बात पर चूंकि आप बात समझ पा रहे हो तो इसी बात पर हम लोग जो क्वेश्चन लगाते हैं। इस बार माइनस में दे रखा, कुछ प्लस में दे रखा, तो इस वाले में ना कुछ आंसर आने वाला है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर आपको आंसर कैसे करना। अच्छा ये वाले सवाल अगर आप लगा ले जाओ तो हम थोड़ा सा टाइप बदल दें, अगले टाइप पर आ जाए। बोलो भाई जी, कर लोगे भाई जी, कोनो दिक्कत भाई जी, कोई कष्ट भाई जी, थोड़ा सा भी दुख दर्द भाई जी, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। सो एक ट्रायंगल के एरिया को बतलाइए अगर उस ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स या 3 वर्टिसेस के जो निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है, वो ये है कि एक तो है a, b प्लस सी, एक है a, b माइनस सी, और एक है माइनस में a, c, और मुझे इसका बताना है एरिया। सो एरिया के लिए हमने पढ़ा है कि अगर हम यहाँ पर ऐसा कर लेते ना कि इसको x1 इसको y1 मान लूँ मैं, समझ रहे हो, इसको मैं मान लूँ x2 इसको मान लूँ y2, समझ रहे हो, इसको मान लूँ मैं x3 इसको मान लूँ मैं y3, समझ रहे हो। तो फिर मुझे इस सवाल में आंसर कैसे लाना है, ऐसे लाना है ना, ऐसे देखो देखो इधर देखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए मैंने जो पढ़ा है हम उसको लगाते हैं। 1/2 हमने पढ़ा x1 लूंगा मैं, तो मैंने करा a, ठीक। अब y2 माइनस y1 करेंगे, सॉरी y2 माइनस y3, तो y2 कितना है, b माइनस में c है, और इससे मुझे माइनस करना था y3 मतलब c। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बाबूजी, डायरेक्ट कर रहा हूँ, b माइनस c प्लस मैंने अब लेना x2 की वैल्यू फिर से है a। अभी हमें क्या करना, जब x2 ले रहे हैं तो करेंगे y3 माइनस y1, y3 c है, अगर मैं इससे घटा रहा हूं इसको तो आएगा b माइनस में c। अभी मुझे लेना है x3 अगर माइनस में a है तो अब x3 ले रहा हूं ना, तो मुझे y1 से y2 घटाना था। y1 कितना है, b प्लस c, और इससे अगर मैं y2 घटा दूं मतलब माइनस कर दूं, तो माइनस b और प्लस में है ये c। इतने का आंसर बतलाना है। तो हमने देखा कि ये माइनस बी प्लस बी तो यहाँ खत्म, प्लस सी माइनस सी, नहीं b प्लस सी था, माइनस से ब्रैकेट खुलेगा अगर y2 कर रहे हो तो ये वाली वैल्यू माइनस से खुलेगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो ये तो जुड़ जाएगा, ठीक है, c वाली वैल्यू जो है ना ये जुड़ जाएगी। आइए सॉल्व करते हैं।
सो 1/2 कुछ ना कुछ कॉमन दिखेगा आपको और फिर वहां से आंसर हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखा ये माइनस में सी था, ए का गुणा करूंगा तो आ जाएगा ए बी माइनस में ए इंटू सी का स्क्वायर। इधर मैंने करा मल्टीप्लाई तो आया ए सी और माइनस में, अच्छा ए सी कैसे आ गया भाई जी ए का गुणा बी से हुआ तो ये माइनस में ए बी आया, ठीक है, माइनस में ए इंटू बी, और चूंकि सी और सी खत्म थे ना, यहां से हमने सी करा था b माइनस सी, ये वाली वैल्यू खत्म थी, सो ये आ गया माइनस बी। इधर मैं देख रहा हूं कि माइनस में a है और गुणा अगर c प्लस सी 2c पे करोगे, c प्लस सी हो जाएंगे 2 टाइम्स c, और c प्लस सी अगर c 2c है ना तो a में गुणा करके ये बनेगा माइनस में 2 इंटू ए सी। कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर भी सी कितना था, माइनस में 2c था, तो माइनस में 2c का गुणा अगर मैं a में करता ना तो माइनस में 2 इंटू ए सी बन जाता। अब जिससे भी जो डिवाइजिबल हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए और आंसर कर लीजिए। बताइए, अगर कुछ कटने वाली वैल्यू हो तो उसको काट डालो, बस आंसर हो गया अपने पास में। बताइए कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इस सवाल से? किसी को कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कहीं पर परेशानी नहीं ना? चलो, तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर, इतना करने के बाद में हम लोगों ने देखा कि भाई ए बी और ए बी ये प्लस माइनस थे, खत्म। माइनस टू ए सी माइनस में हो गया 4 टाइम्स ए सी, और इसको मुझे भाग किससे देना था, 1/2 से, 2 दूनी 4 होता है, खत्म। मेरे पास जो आंसर आया वो आया माइनस में 2 इंटू ए सी। लेकिन सुनिए ना, एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, हमने अभी बताया। जब भी कभी ऐसे में एरिया आप निकाल रहे होंगे और आंसर आने लगेगा माइनस में, तो फटाक से बता देना उसी वैल्यू को पॉजिटिव में, वो नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। एरिया नेगेटिव नहीं होता, मतलब ऋणात्मक में आए तो उसको हम प्लस में समझेंगे, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है। बताओ ना, इतनी बातें क्लियर है? सो माइनस में 2ac जो था वो प्लस में 2ac है। बताएं भाई, क्या कोई, हाँ वही चीज है, कष्ट परेशानी दुख दर्द। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते थे ना वो मैंने करा दिए। हो सकता है कि इन तीनों बिंदुओं से, जैसे आप क्वेश्चंस कर रहे थे ना अभी नंबर्स को लेकर के, इसको नहीं, जो भी आप नंबर्स को लेकर के सवाल कर रहे थे ना बाबूजी, जैसे ये नंबर भी है, ये वाले नंबर है, तो ये हो सकता है कि आपको एरिया निकालना नहीं, एरिया 10 है दे दिया जाए, और इनमें से जो 3 बिंदु है उसमें कहीं पर कोई एक पॉइंट जो है ना वो मिसिंग कर दें, चाहे एक्स का चाहे वाई का। जैसे जहां -4 लिखा है यहाँ लिख दें ए, तो पूछा जाएगा अगर ऐसे बिंदु हैं उनका एरिया 10 है तो उसका मान बता दो, ठीक है। तो भी मुझे लगता है आप कर ले जाओगे, क्योंकि तब इस फार्मूले के बराबर में हम लोग रख देंगे 10, और जहां पर वो था नंबर उसको बीच में कहीं आ जाएगा, फिर उसकी वैल्यू हम लोग बता ले जाएंगे बड़े अच्छे से। तो मेरे ख्याल से इस वाले सवाल में आंसर आप लोगों ने समझ लिया। अब जरा आता हूं मैं इस वाले सवाल को दिखा देता हूं। इसमें भी आपसे ट्रायंगल का एरिया ही पूछा है, लेकिन अगर ऐसा सवाल आएगा तो आप कैसे करोगे, इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए भैया, निर्देशांक अक्षों और सरल रेखाओं से एक ट्रायंगल बना है, उस ट्रायंगल का आप सबको एरिया बतलाना है। सवाल यहां पर यह है कि निर्देशांक जो अक्ष हैं और सरल रेखा, तो 5x + 7y = 35 है, इसके द्वारा जो निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो बतलाना है। अगर आपने अभी तक इस सवाल को नहीं पढ़ा है तो जरा पढ़िए। देखिए, एक बीच बीच में मैं आपको रूल्स बताता रहूंगा, ठीक है, तो उन रूल्स को भी नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि उनसे हम लोग बहुत सारे सवालों को निपटाना सीखेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि किसी भी लाइन का, किसी भी रेखा का, तो किसी भी रेखा का जो मानक समीकरण है ना, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है, मानक समीकरण है, वो समीकरण होता है, किसी भी रेखा का समीकरण होता है, ऐसे लिखा जाता है, ax² + bx ना, लिखा जाता है ax + by + c = 0। ये किसी भी लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको आप इस तरीके से जब लिख दोगे ना कि x/a + y/b = 1, तो ये भी लाइन का एक इक्वेशन है। लेकिन अब दूसरी वाली जो लाइन है ना, ये x/a y/b, यहां पर इस वाली लाइन से दिखाएगा कि x एक्सिस पर जितनी दूरी ले रहे हो, x एक्सिस पर दूरी a है और y एक्सिस पर दूरी कैसी ले रहे हैं हम लोग, b। अगर आपने इस फॉर्मेट में लिख रखा है किसी इक्वेशन को, तो यहां पर दिख रहा है कि x
की जो दूरी है, x की दूरी ये हो जाएगी x की दूरी a, और जो y की दूरी है ना y पर डिस्टेंस आपको लेना है कितना b, लेकिन ये कैसे, ये कहाँ से, ये मूल बिंदु से। ठीक है, मूल बिंदु से अगर मैं इस वाले इक्वेशन को देख के बताऊंगा कि x की दूरी कितनी है तो y a हो जाएगी, y की दूरी कितनी हो जाएगी b। जैसे मैंने अगर इस इक्वेशन को ऐसे लिखा होता कि मेरे पास वैल्यू आई x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 0 आया या 1 आया। ठीक है, तो इस वाले से समझना है मुझे कि मेरे पास अगर ये वाला समतल प्लेन होता ना, जिसको हम प्लस में x बोलते, यहाँ पे माइनस x बोलते, ऊपर प्लस y होता ना, यहाँ पे माइनस y होता, तो अगर मैं x पर दूरी, चूंकि ये पॉजिटिव थे, तो मुझे 1 2 3 ये वाला पॉइंट ले लेना, और y पर पॉजिटिव था तो 1 2 ये वाला बिंदु ले लेना, और इनको मिला देना है। ये इस रेखा का इक्वेशन था x/3 y/2, तो जिसमें ये दूरी 3 है, ये दूरी 2 है, बोलो 90 डिग्री पर था ना। चूंकि हमें मूल बिंदु से देखना था, तो हमें अब इस वाले ट्रायंगल का एरिया बतलाना है, तो बोलो बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। इसके लिए ये वाली आइडेंटिटी है। अभी आप मेरे को बता दो कि इतनी बातें समझ में आ रही हैं, इतनी बातों से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? जल्दी बताएं भाई, इतनी चीजों से किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जब भी कभी कोई इक्वेशन इस टाइप का दिया हो, किस टाइप का, जैसे यहाँ पे लिखा 5x + 7y = 35, तो इस इक्वेशन को अगर आपने ना इसके जैसा बना लिया, बस समझ लो कि x पर दूरी कितनी लेनी है, y पर दूरी कितनी लेनी है, और फटाक से आंसर मिल जाएगा। तो आइए इसी चीज को अप्लाई करते हैं यहाँ पे, और देखते हैं कि इस सवाल का जो आंसर होगा ना वो हमारे पास कितना होगा। तो देखिए ना, इधर देखिए ना, मेरे पास एक वैल्यू है 5x, ना हाँ 5x + 7y = 35। याद ये रखिएगा बाबूजी, बाबूजी याद ये रखिएगा कि आपको ना इसको बनाना है x/a + y/b, और बराबर में कितना लाना है 1, मतलब बराबर के उस साइड में आपका 1 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर मुझे आप ही बता दो, मुझे यहाँ पे 1 लाना है लास्ट में, जबकि यहाँ पे है 35, तो मैं क्या करूँगा, मैं 35 से इसको काट दूँ। तो जैसे ही मैं 35 से भाग दूंगा ना, x/35 आएगा, 5 × 7 = 35 हो जाएगा। अगर मैं y/ यहाँ पे 35 रखूंगा, 7 से 7 = 35, 5, और 35/35 मतलब 1। बोलो ये बात डायरेक्ट समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मैंने डायरेक्ट करा, हमने 35 से डिवाइड करा है। ना समझ में आए तो मैं इसको फिर से बता दूं भाई, ठीक है? ऐसे मैंने करा है कि मैंने करा था 5x/35, मतलब सबको 35 से मैंने डिवाइड करा, इसको भी 35 से, उधर भी मैंने 35 लिखा था तो इसको 35 से, ताकि यहाँ पर क्या आ जाए 1। सो 5 × 7 = 35, x/7 हुआ, ये 7 × 5 = 35, x/5। अब इसको अगर मैं इससे कंपैरिजन कराऊं तो x पर कितनी डिस्टेंस लेनी, 7 मूल बिंदु से, मूल बिंदु से y एक्सिस पर 5 दूरी लेनी है। ठीक है, तो अगर मैं प्लेन बना दूं ना, प्लेन नहीं, अगर हम क्वाड्रेंट्स बनाएं, तो आप मुझे बताओ x पर दूरी कितने लेनी है 7, y पर कितनी दूरी लेनी है 5, और इनसे अब जो ट्रायंगल बना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना था। क्या आप बात समझ पाए कि नहीं बताए? बताओ, क्या आप बात समझ पाए कि मुझे इस वाले त्रिभुज का एरिया बतलाना है? बोलो बता पाओगे कि नहीं? जबकि एक एंगल कितना 90 डिग्री है, और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हो अगर आप एरिया बतलाना चाहो तो एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ समझ रहे होंगे। सो 1/2 इंटू बेस, बेस कितनी लंबाई 7 है, और हाइट कितनी लंबाई 5। सो 7 × 5 हो गया 35, और 35 का अगर मैं आधा करूंगा ना तो 17 दूना 34 होता है 17.5, 17.5, या लिखा तो है 35/2। जी आंसर मैं आपको समझा पा रहा हूँ? कह दीजिए हाँ, कह दीजिए हाँ। इतनी बातों में कोई दिक्कत हो गई हो तो बताइए, कोई कष्ट हो रहा हो तो बताइए, कोई परेशानी हो रही हो तो भी बताइएगा। नहीं हो रही है तो प्लीज अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। ठीक है, इतनी बातों से किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई ना?
हाँ, होनी भी नहीं चाहिए। देखो ऐसा सवाल पिछली क्लास में हम लोगों ने करा था कि बताना हो भाई ट्रायंगल कैसा बनेगा, तो हम कैसे बताएंगे। इसके लिए मैंने आपको पिछली क्लास में, अगर आपने नहीं देखा, आप में से किसी ने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा। हमें यहाँ पर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी देखनी थी, और अगर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर आ जाती है तो वो समबाहु होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब बराबर आती है दो रेखाओं के बीच की दूरी, जैसे मैंने करा ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो एक इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी देखो, फिर इसके और इसकी दूरी देखो, फिर इसकी और इसकी, तीनों डिस्टेंस बराबर हैं, मतलब तीनों भुजाएं बराबर समबाहु। कोई दो ही भुजा बराबर आ जाएगी तो समद्विबाहु। समझ में आ रही है? तो ऐसे साथ तीनों भुजाएं अलग अलग हो जाएंगी तो विषमबाहु हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को कैसे लगाना है इसको हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा है, एक बार प्लीज इसको देख लीजिएगा। अभी हम लोग आपको लेकर के चलते हैं इक्वेशंस पर, कि अगर इक्वेशंस बनाने होंगे ना तो हम कैसे बनाएंगे। चलो एक और सवाल था, उसको भी देख लेते हैं, कहीं पर था, ये वाला सवाल था कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष बता दीजिए। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया ऐसे सवाल। अब ऐसे सवाल को करते हो तो आप क्या आइडिया लगाते हो? सबसे पहले क्या आइडिया आता है मन में? सबसे पहले जानते हैं क्या आइडिया आना चाहिए। ऐसे सवालों को करने के लिए आपके पास सबसे पहले जो आइडिया आना चाहिए वो ये है कि समबाहु त्रिभुज कैसा होता है। समबाहु त्रिभुज ऐसा होता है, तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो एक तो अगर 2,4 है, और एक अगर 2,6 है, और तीसरा जो ये है ना, ये इसको अगर आप x, y मान लो, क्योंकि आपसे ना यही पूछा है, यही तो पूछा, यही पूछा है। अब अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो आपको इतना तो पता होगा ही कि तीनों भुजाओं की जो दूरियां होती हैं ना वो कैसी होती हैं? बराबर। आप इसकी दूरी निकाल लो, फिर चाहे उसकी दूरी देखोगे चाहे इसकी दूरी, हमेशा क्या होंगे? बराबर होने चाहिए। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होती है ये अभी आपने सीखा था, मतलब पिछली क्लास में हमने पढ़ाया है, एक बार आप देख लो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हमने आपसे बताया जब दो पॉइंट्स दिए जाएं तो डिस्टेंस बराबर निकालनी होगी ना, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। इससे हमें दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो मिल जाएगा। तो बस इसी चीज से आते हैं और इस वाले सवाल को लगा लेते हैं कि यहाँ पर समबाहु त्रिभुज में, मैं लिख के बताऊं या आप समझ रहे हो? समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर। जैसे इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी हो तो मैं अगर इसको मान लेता हूं x1 y1, ये x1 y1 मान लूं, और इसको मैं मान लूं x2 y2, तो इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी भाई? स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 मतलब x - 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 मतलब y - 4 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? और इतनी डिस्टेंस अगर मैं इधर देखूं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ये तो इधर की दूरी हो गई, और अगर मुझे इस लाइन की डिस्टेंस बतानी हो सो यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों में से किसी को भी आप मान सकते हो x2, किसी को भी x1। तो अगर मैंने इसको x2 माना, ये x1 था, तो ये हो जाएगा x - 2 इसका होल स्क्वायर, और y2 का है y, और y1 कितना? 6, x - 6 का होल स्क्वायर। दोनों ही एंड से क्या होना चाहिए? लेंथ बराबर। और वो भी लेंथ किसके बराबर? इस तीसरी भुजा के। इसको बाद में रख लेते हैं वैल्यू उठा करके, पहले यहां से रिलेशन निकालते हैं। तो अगर मैं दोनों ही तरफ स्क्वायर करता ना तो स्क्वायर रूट हो जाता समाप्त। बात समझ में आ रही है? स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन मुझे ये स्क्वायर रूट समाप्त दिखेगा। अभी मैं इसको a + b के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से ओपन करूं तो यहां पर हो गया a - b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 b का स्क्वायर, माइनस में 2 टाइम्स ऑफ, चूंकि माइनस माइनस था, माइनस में 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी मतलब 2 दूना 4x। मैं इसको देख रहा हूँ प्लस को, सो पहले ये a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, फिर b स्क्वायर मतलब 4 चौके 16, फिर माइनस में 2 2 चौके 8 और y। अच्छा मैं उधर देख रहा हूँ तो इधर क्या बना? x स्क्वायर प्लस में 2 दूना 4 और माइनस में 4x। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ y की वैल्यू तो बना y स्क्वायर प्लस 6 छक 36 और माइनस में 6 दूनी 12 और ये y 12y। अभी कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो जब मैं x को पक्षांतर करूंगा ना इधर, सो x स्क्वायर हो जाएगा समाप्त। अगर मैं यहाँ पे देखूं 4x माइनस में है, इधर मैं ले आया ना तो यू भी हो जाएगा क्या चीज? समाप्त। ये 4 प्लस में है, 4 प्लस में है, ये भी पूरा का पूरा हो जाएगा समाप्त। कोई दिक्कत तो नहीं है?
इतनी वैल्यू बची, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर समाप्त है। अगर मैंने देखा इस 36 को, मैं 16 को इधर ला रहा हूँ, तो 36 से 16 घटाया ना, आया 20। मैं 12 को अगर मैं इधर ला रहा हूँ, इधर, तो प्लस में आएगा चूंकि माइनस था। 12 से 8 घटाऊंगा 4 आएगा, 4y। तो y की तो वैल्यू आ गई 4, ना 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 ना, 4 पंचे 20, y की वैल्यू आ गई 5। तो x, y उसके निर्देशांक थे, तो मुझे बाद वाली वैल्यू कितनी मिल गई, 5। अब 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, y की वैल्यू 5 मिल गई। इसके बाद y की वैल्यू 5 रख के ना आप किसी के भी बीच की दूरी निकाल लो, बराबर कर लो। मतलब जैसे इन दोनों के बीच की दूरी में निकाल रहा, आप ध्यान से समझना, ध्यान से। x पर तो दूरी में 2 ले रहा, लेकिन y पर दूरी 4 है, 6 है, इसका मतलब दोनों के बीच की दूरी 2 हुई कि नहीं? नहीं समझ पा रहे हो? यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 होनी चाहिए, ये नहीं समझ पा रहे हो? अरे दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हो? x2 माइनस x1, x2 मतलब 2, ये 2, तो 2 माइनस 2 0 हो गया, 0 का स्क्वायर। लेकिन ये 6 है, ये 4, इन दोनों का अंतर 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो जितनी लंबाई होगी ना समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं की, वो 2 होंगी। मतलब अब आप इन दोनों बिंदुओं को उठाइए, ये वाला वैल्यू उठाओ और बराबर कर लो, कितना होना चाहिए, 2। बस वहां पर y का मान रख देंगे और आंसर कर लेंगे। मुझे क्या करना है, मुझे करना है, एक पॉइंट पता चला x, 5, y का मान पता चल गया। एक यहाँ पे है 2,6 और इनके बीच की जो दूरी थी वो कितनी है, 2। बस आंसर। नहीं समझ पा रहे? सो मैंने करा x, ना, हाँ, x2 और माइनस x1, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर और बराबर में 2 का स्क्वायर 4। पूछो का है, क्योंकि ये जो होल स्क्वायर रूट था ना, इसका स्क्वायर कर दिया तो 4। सो यहाँ पे अगर फॉर्मूले से मैं खोलूंगा इस वाले को, सो x माइनस नहीं भी खोलता, x माइनस 2 का होल स्क्वायर रखिए और यहाँ पे 5 से 6 घटाओगे, माइनस में 1 का स्क्वायर मतलब प्लस में 1 आएगा, बराबर में कितना है, 4। एक पक्षांतर कर लो, घटा दो, आ जाएगा 3। सो x माइनस में 2, चूंकि ये 3 था, अगर स्क्वायर रूट लूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा। -2 अगर मैं उधर ले जाऊं तो हो जाएगा 2 और प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 3। चूंकि स्क्वायर रूट ऑफ 3 का आंसर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगा, तो 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस 2 रूट, एक तो हो जाएगा 5, किसकी वैल्यू, y की, और x की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस रूट 3। सो 2 प्लस रूट 3, 5, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ रहे हो? तो कुछ सवाल होंगे जो आपसे थोड़ा सा टाइम लेंगे और कुछ होंगे जो थोड़ा सा मतलब जल्दी लग जाएंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन थे जो आपसे टाइम लेंगे। हम लोगों ने सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करी है। जरा आप लोग समझते हैं हम लोग अब जा करके कि जो स्लोप होता है ना, वो स्लोप क्या होता है, ढाल क्या होती है, प्रवणता जो होती है वो कैसे निकालते हैं, और उनसे रिलेटेड जो सवाल होंगे ना वो कैसे बनेंगे हमारे पास। तो आइए बाबूजी समझते हैं कि हमें अगर ऐसे सवालों को लगाना होगा तो ऐसे सवालों के लिए हमें पता होनी चाहिए थी प्रवणता। क्या पता होनी चाहिए थी? प्रवणता। जरा इसको समझते हैं और जितने तरीकों से समझ सकते हैं उतने तरीकों से देखते हैं इसे, ठीक, कि ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करेंगे। आइए देखिए, चलो। आपने देखा कि जो लाइन का, किसी भी रेखा का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कैसे होता है। किसी भी रेखा का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, मानक रूप होगा, वो हमने लिखा कि ax प्लस by प्लस सी बराबर क्या होता है, 0। या तो ये वाला होगा, ठीक है, और या तो होगा a अपना, या तो होगा, इसी चीज को लिख देंगे x बटे a प्लस y बटे b और बराबर में कितना होगा, 1। ये दो सीखे। अच्छा, स्लोप क्या होता है, जैसे x और y, तो यहां से अगर कोई लाइन ऐसे गुजर रही होगी तो x एक्सिस के परितः वो कितने डिग्री का कोण बना रही होगी, इस चीज पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे स्लोप कितना। x एक्सिस के परितः जितना कोण बना रही होगी ना, इसी को हम लोग कहेंगे स्लोप, ठीक है, या कहेंगे ढाल, या इसी को कहा जाता है प्रवणता। ली कैसे जाती है, tan थीटा में। डिनोट कैसे करते हैं tan थीटा के लिए, थीटा जो भी रहेगा वो, और स्लोप के लिए लिख देते हैं m। सो m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan थीटा। इतनी बातें समझ में आ रही।
टेन थीटा क्या मतलब होगा, एम मतलब क्या होगा टेन थीटा, जितना भी एंगल आएगा ना वो। अब एंगल जैसे 30 डिग्री का आ गया, सो टेन 30 का मान 1/√3 निकाल लेंगे। जैसे एंगल यहाँ पर स्लोप जो ढाल है ना इसका रेखा का, वो ढाल आ गया 45 डिग्री, तो हमें क्या कर देना, टेन 45 मतलब एम बराबर आ जाएगा 1। इतनी बात समझ में आ रही। तो एक तो प्रवणता हम इससे बता सकते हैं। एक और भी तरीका है कि जब आपको दो बिंदु दे दिया जाए तो उससे कैसे, देखो एंगल दे दिया जाए फटाक से एम बराबर टेन थीटा, बट अगर आपको कोई दो बिंदु दे दिए गए और उन दो बिंदुओं से पूछा गया, जैसे ये ढलान है तो ये है x1, ये है y1, और यहाँ पे हो जाए x2, ये हो जाए y2, दैट टाइम अगर आपको प्रवणता निकालनी है, तो जब ऐसे में मुझे प्रवणता अर्थात स्लोप अर्थात ढाल मुझे बतानी होगी, तो डिनोट तो करेंगे m से ही। दैट टाइम m बराबर होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप नजर आएगी हमें। जितना y2 की वैल्यू है उसको y1 से घटा दो, ठीक है, y2 से y1 घटा दीजिए और x2 से x1 घटा दीजिए, तो अब ये जो ढलान है ना उसकी वैल्यू आ जाएगी जो टेन थीटा से करने पर हमें मिलती। बताइए इतनी बातें क्लियर हैं, तो हम लोग आगे बढ़े। स्लोप क्या है, स्लोप होता है ढलान, लेकिन किसके एक्स के परिता, एक्स के परिता। बताइए इतनी बातें क्लियर। अभी किसी को कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी, थोड़ा सा भी नहीं, ठीक है। हालांकि एक प्रवणता की वैल्यू और होती है, वो यहां से देख लो। अगर आपको ये लाइन दे दी जाए ना, ये वाली लाइन, दैट टाइम अगर आपसे प्रवणता पूछे कि अब बता दो, तो आप कैसे बताओगे। दैट टाइम प्रवणता स्लोप की वैल्यू m की वैल्यू हो जाएगी माइनस में a अपॉन में b। एक तरीका ये भी था, लेकिन ये तब है जब आपको एक लाइन का इक्वेशन मिल जाए और वो ऐसा कुछ हो, तो उसमें जो पहला वाला ना x का कॉफिशिएंट है वो a है, b का कॉफिशिएंट है, सॉरी y का कॉफिशिएंट है b, तो इसको माइनस में a अपॉन b। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रवणता जब भी बताई जाएगी, प्रवणता जब भी, तीन तरीके हैं। तो प्रवणता m के लिए अगर आपको ऐसा दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखते हैं माइनस में x का गुणांक। कई बार किताबों में आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, है ना, कॉफिशिएंट ऑफ x और अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, y का गुणांक। गुणांक मतलब कॉफिशिएंट, और कॉफिशिएंट क्या होता है कि इसके गुणे में जो अंक है ना वो, जैसे x के गुणे में जो अंक होगा वो x का गुणांक है, y के गुणे में जो अंक होगा वो y का गुणांक है, ठीक है। जैसे y के गुणे में अंक b है, x के गुणे में a था, तो हमने लिख दिया माइनस a अपॉन b, है सेम चीज। इतने से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया कि जैसे टेन थीटा की वैल्यू अगर हम 60 डिग्री ले लें तो प्रवणता कितनी हो जाएगी, टेन 60 हो जाएगी। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, मतलब ढलान कितना है, स्लोप कितना है, √3 का। समझ रहे हो। अगर हमें कोई दो बिंदु मिल जाए तो उनसे भी हम बता सकते हैं, कोई एक लाइन मिल जाए तो उससे भी हम लोग बता सकते हैं। अब ये जो दो पॉइंट है ना, इनके बीच की दूरी तो आप बताने सीख गए थे पिछली क्लास में, इनके मध्य बिंदुओं के निर्देशांक भी सीख गए थे पिछली क्लास में। इसको अगर कोई पॉइंट m/n के रेशियो में डिवाइड करे तो भी आप समझ गए थे। अब इन दोनों रेखाओं के जो इक्वेशन बनेंगे ना, दो रेखाओं या दो बिंदुओं से होकर जाने वाली जो लाइन बनेगी, अगर उसका इक्वेशन निकालना है तो क्या करते हैं, इसके लिए आइए नए पेज पर, और उसके बाद धड़ाधड़ इन सभी चीजों पर हम लोग करेंगे सवाल। देखिए कोई भी दो बिंदु हो, कोई भी दो बिंदु है, कोई भी 2 पॉइंट्स हो ना, तो उन दोनों बिंदुओं से, दो बिंदुओं, एक है x1, y1 और दूसरा हो जाए x2, y2, इनसे होकर जाने वाली जो रेखा, ठीक है, इन बिंदुओं से जो गुजरने वाली या जाने वाली रेखा होगी, उसका अगर आपको इक्वेशन बनाना है, रेखा का समीकरण बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, तीन तरीके हैं, ठीक है। समीकरण तीनों तरीकों में कौन कौन सा तरीका है, देखिए जो हम लोगों ने पढ़ा है ना उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा मैं, ठीक। अभी दो बिंदुओं से रेखा होकर जाने वाली रेखा का इक्वेशन अगर मुझे बतलाना हो तो मैं ऐसे बनाऊंगा कि भाई y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कॉमन x माइनस x1। ये होता है
ये होता है इक्वेशन। इससे जो भी फॉर्मेट बनेगा ना वो हमारा हो जाएगा इक्वेशन। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका अभी आपने देखा कि ये जो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है ना, यही तो प्रवणता कहलाती थी। सो प्रवणता अगर सवाल में दे दी जाती है तो हम इसके इक्वेशन को बताएंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m कॉमन x माइनस x1। ये भी है इक्वेशन, ठीक है। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। दैट टाइम हमें x2 y2 का यूज नहीं करेंगे, एक बिंदु दिया होगा और m दिया होगा तो ऐसे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जब ये कब लगाएंगे ये भी लिख लो। जब एक बिंदु दिया हो, कोई एक बिंदु के निर्देशांक दिए हो, एक बिंदु के क्वाड्रेंट निर्देशांक कोऑर्डिनेट दिए हों, एक बिंदु के निर्देशांक दिए गए हों, ज्ञात हो, और प्रवणता, और क्या पता हो, प्रवणता पता हो, ठीक, प्रवणता ज्ञात हो। एक और तरीका था, वो जो तरीका अभी आपने थोड़ी देर पहले नहीं सीखा कि m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो एक उससे भी निकाल सकते थे कि y माइनस y1 इज इक्वल टू tan थीटा, m के बजाय tan थीटा कर दें और यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू रखने के बाद x माइनस x1। तब जब आपको स्लोप पता हो, मतलब एंगल का मान पता हो, और एंगल का मान पता हो, तब एक बिंदु अगर पता ना तो उससे हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं ऐसे सवाल में। अब इन तीनों पर बेस्ड जो क्वेश्चंस बने हैं या बन सकते हैं, हाँ, तो उन सवालों पर आते हैं। आइए बात करते हैं। जहां पर कोई दिक्कत होगी वहां पर आप, मुझे पता है कि आप लोग मुझे शेयर करेंगे। यहाँ पे सवाल था कि -2, 5 और 1 एंड 3 से होकर गुजरने वाली जो सरल रेखा होगी, उस सरल रेखा का समीकरण बताइए। बताइए कैसे बताएंगे आप? है नहीं बढ़िया सवाल? -2, 5 और 1, 3 से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण। अरे तो आप m निकाल लो ना। m बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1, अभी देखा हम लोगों ने, अपॉन x2 माइनस x1, अभी देखा हम लोगों ने। सो स्लोप क्या हो गया, y2 कितना, ये x1 y1 x2 y2, y2 है 3 माइनस y1 है 5 अपॉन x2 है 1 माइनस x1 है माइनस में 2। तो ऊपर 3 से 5 घटाया, माइनस में 2 आया, यहाँ 1 और 3 हो गया 5, अरे माइनस माइनस प्लस, ठीक, 2 और 1 कितना 3। सो -2/3 मेरे पास स्लोप आया। अच्छा, इक्वेशन क्या बनता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स कॉमन x1, जिसमें हम लोगों ने इसको माना था, क्या माना था, x1 y1, इसको माना था x2, y2। अब आप मुझे बताओ, y है माइनस में, y1 कितना हो गया 5, m कितना दे रखा भाई, माइनस में 2/3, x माइनस में, और अगर x1 में देख रहा हूं तो ये है माइनस में 2। अब आप मुझे बताओ लगा लोगे कि नहीं? 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई, 3y माइनस 3 × 5 = 15, 2 का अंदर गुणा करा मैंने तो माइनस में 2 टाइम्स x आया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, बट ये फिर से जाकर के उसको माइनस बना दिया, 2 दूना 4। मैं इधर ले आऊँ तो हो गया 2x प्लस 3y, और अगर मैं माइनस में 15, सब में था ना उधर 0, ठीक है, तो -4 अगर इधर ले आओगे प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस में आएगा 11 बराबर 0। ये मेरे पास में हो गया इक्वेशन, इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, 2x प्लस 3y माइनस में 11 बराबर में 0। कोई दिक्कत हो किसी को तो मुझे शेयर करिए भाई, थोड़ी सी भी कष्ट हो, थोड़ी सी भी परेशानी होगी तो मुझे शेयर करिए, अदरवाइज हम लोग चलते हैं आगे अगले सवाल पर। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? थोड़ा सा भी कह दीजिए नहीं सर जी नहीं है, जल्दी बताएं भाई। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई कष्ट, कोई दुख दर्द नहीं? तो आ जाइए, अभी देखते हैं कि इस पर बेस्ड और कौन कौन से सवाल हैं, फिर उसको बताते हैं। और ये तो कर ही लोगे ना, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। x और y के बीच वह संबंध बताना है जिससे बिंदु जो x y है ना, वो 6, 2 और 4, 6 से समदूरस्थ हो।
समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर हो, मतलब बीचों बीच में आ जाए। तो अगर बीचों बीच में आ जाएगा तो आप इक्वेशन कैसे बना लेंगे, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है। जिनको नहीं पता है ना वो एक बार देख जरूर लीजिएगा इस सवालों को, ठीक है। चलिए 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 चलिए, इस पे सवाल नहीं दे रखा तो मैं इसको सवाल को ना कुछ क्वेश्चंस में खुद से आपको लिख करके दिखा देता हूँ। एक एक सवालों को करते हैं, जहां पर कहीं दिक्कत आएगी वहां पर आप मुझे शेयर करते रहिएगा, ठीक है। जल्दी बताएं। चलो सब लोग लिख रहे हो ना। तो अगर मैं बोलूं कि बिंदुओं, दो बिंदु दे दिया जाए और बोला जाए जैसे 2,0 है और 2,0 है और लिखा हो 4,7 लिखा हो, 4,7 की प्रवणता बताइए, बता दे जाओगे ना। अगर इसकी प्रवणता या ढाल पूछी जाए तो आप बता दे जाएंगे, मुझे पता है। अगर इसकी प्रवणता पूछी जाती है बड़े तेजी से बता ले जाओगे, ऐसे कि ये x1 है, ये वाला y1 है, x2 हो जाए और कितना हो जाए y2, कर ले जाएंगे। कैसे कर ले जाएंगे, होता है प्रवणता m बराबर y2 माइनस में y1 अपॉन x2 माइनस में x1। सो y2 माइनस y1, y2 तो हो गया है 7, y1 हो गया है 0, x2 हो गया है 4 और x1 हो गया है 2। सो मेरे पास में आंसर 7 ऊपर और नीचे 4 से 2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 2, 7/2। ये हो जाएगी इसकी प्रवणता इन दो बिंदुओं की। इतनी बातें समझ में आ रही हैं, बताइए किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए हो सकती है, परेशानी हो सकती है, और जहां पर होगी आप मुझे वहां पर शेयर करिएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल पर मैं आ जाऊं, ठीक है। अगले सवाल पर आने से पहले देखिए ये दोनों सवाल जो थे ना प्रवणता से या इसके इक्वेशन से रिलेटेड, ये आप लोग कर ले जाओगे। ना कर पाना तो मुझे बतलाना जरूर। जैसे मैं अगर सवाल पूछूं कि एक बिंदु x या कोई लिख दो 2,3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताइए, जाने वाली रेखा का समीकरण बताइए। ऐसा सवाल बने, एक ठो बचा था उसको भी देखे ले रहे हैं। जाने वाली रेखा का समीकरण बताइए यदि, समीकरण बताइए यदि, यदि कोण 30 डिग्री का हो, कोण 30 डिग्री, यदि एंगल कितना दे दिया जाए 30 डिग्री का, ठीक है। यदि उनकी ढाल कितनी दे दी 30 डिग्री का, और आपसे पूछे 2,3 से होकर जाने वाली रेखा का इक्वेशन बताइए। तो हम लोगों ने जो पढ़ा है अभी इक्वेशन के लिए वो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा ना कि एक तो y माइनस y1 होगा बराबर, एक यहाँ पे होता था x माइनस x1। अब केवल यही तो प्रवणता m रखती जाती थी, m पता हो तो m रख दो, नहीं पता हो दो बिंदु दिए हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर लें। और अगर यहाँ पर एंगल पता हो तो मैं डायरेक्ट tan थीटा रख दूंगा ना, क्योंकि इसका मान तो वही होता है m बराबर tan थीटा। सो अगर tan थीटा रखता हूं मैं, सो tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 30 डिग्री का। यहाँ पर है y माइनस में y1, y1 है 3, और यहाँ पर मैंने देखा x माइनस x1, x1 है यहाँ पे 2। सो मेरे पास आंसर आएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू tan थीटा का मतलब है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस 2। बस सवाल सॉल्व करेंगे, इधर आएगा गुणा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3y माइनस में 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू, और गुणा करने पर कितना आ जाएगा वो देख लो। चलो तो यहाँ पे 1 का गुणा करा x है, माइनस में ये 1 का करा तो 2 आ गया, ठीक है भाई। पक्षांतर कर लो, तो पक्षांतर अगर मैं कर लूँ तो सारी वैल्यू को बदलने के बाद मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, तो x ये इधर ले आऊँगा माइनस में 3y, और अगर मैं इधर ले आऊँ ना इसको तो यहाँ पे माइनस में 2 था ही 2, और ये हो जाएगा माइनस में 3√3 बराबर में कितना हो जाएगा 0। ये ऐसी आइडेंटिटी, ऐसी इक्वेशन आपकी बन जाएगी। इतनी बातें क्लियर है।
कोई दिक्कत इस वाले में हो तो बताओ। जब भी कभी कोई दो इक्वेशन, कोई दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए जाए ना, तो उससे हम ऐसे बता देंगे इक्वेशन बनेगा, मतलब होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। अगर कोई एक बिंदु पता है और उसकी प्रवणता m पता हो तो हम ऐसे बता देंगे, और अगर एक बिंदु पता और एंगल पता हो तो हम इस तरीके से उसका इक्वेशन जो है वो निकाल लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। अभी मैं आपको लेकर के चलता हूँ कुछ और सवालों पर, ठीक है, कुछ और सवालों पर। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कोई पॉइंट्स है और उस पॉइंट से आपसे दूरी पूछी जाए। जैसे एक रेखा है, ये एक रेखा है, इस रेखा को मैं लिख दूं, इस रेखा का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में कितना है 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये इस रेखा का समीकरण है। इस पर मैंने ना किसी पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर गिराया, लंब गिराया, और जिस बिंदु से गिराया ना उसके निर्देशांक हैं x1, y1। ठीक, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे सवाल का आंसर बताइए। बिंदु x1, y1, x1, y1 से x1, y1 से रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए। समझ रहे हो, डाले गए या खींचे गए लंब की लंबाई बताइए, लंब की लंबाई बताइए, लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बताइए। तो जब मुझे लंब की, ऐसे लंब की लंबाई बतलानी होगी तो हम कैसे बतलाएंगे, जरा बतलाइए आप। देखिए ऐसे बतलाएंगे, अगर मुझे इसकी लेंथ बतलानी ना तो मैं ऐसे निकाल लूंगा, ए x1 लेंगे, मतलब इसका वाला a और गुणा होगा x1 से, सो a इंटू x1 प्लस ये वाला y का कॉफिशियंट b लेंगे और आप लेंगे वहां से y1, प्लस में उठाएंगे आप c, डिनोमिनेटर में आएंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ वही जो दो बिंदु दिए जाएंगे ना उनका, मतलब x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर, ना 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 ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बताओ इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं? नहीं समझ में आ रही? ये तब समझ में आएंगी ना जब आप इस पर एप्लीकेशंस लगाओगे, एप्लीकेशन सॉल्व करोगे। एप्लीकेशन से मेरा मतलब है क्या सॉल्व करोगे, आप इस सवाल को लगा करके देखोगे तब। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस को कर लेते हैं। अगर मैं इस सवाल को आपको समझा पाया ना तो इस पर बेस्ड एक छोटा सा सवाल समझते हैं जैसे, फिर उसके बाद में मैं आपको रिटर्न सवाल दिखाता हूँ। क्वेश्चंस अगर मैं ऐसे करूँ, बाबू जी 1 मिनट टाइम दीजिएगा मुझे। सॉरी, बिंदु 3,4 से रेखा 4x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए। ऐसा सवाल है, डाले गए लंब की जो लंबाई है ना वो बताइए। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप कैसे करेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछा गया है। सो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको एक काम करना है कि इस वाले लाइन का इक्वेशन इससे कंपैरिजन कराओगे, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और ये बन गया भाई साहब x1, y1। तो मुझे अगर लंबाई बतानी है, लंब की लंबाई बतानी है परपेंडिकुलर की, तो हमने
हेलो हेलो, अभी आ रही बच्चों आवाज़? चलो ठीक है, ओके, अभी आ रही ना सबको आवाज़? ठीक भाई। तो हमने देखा कि माइनस ये निगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए 6/5। तो जो चीज़ें हम लोग भूल गए थे उसको एक बार और देख लेते हैं, जो मतलब छूट गई थी, शायद आवाज़ आपको बीच में नहीं आ रही थी। तो हमने ये देखा था कि अगर किसी लंब की लंबाई बतलानी है किसी बिंदु से किसी रेखा पर, तो एक तो मेथड ये था। और हालांकि अगर वो बिंदु मूल बिंदु हो जाएगा तो मूल बिंदु 0 0 होता है, तो 0 0 होने से ये x1 y1 हो जाएगा 0 0, तो केवल c बचेगा। ऐसे डायरेक्ट बता देते हैं हम लोग आंसर। ठीक है, तो हमने अभी तक इतनी पढ़ाई कर ली है। अब इसके आगे पढ़ाई करते हैं थोड़ी सी। चलो, तो इसके आगे की अगर मैं बातें करूं आपको, तो मैं आपको बतला दूं। देखो भाई, जब कभी आपको ना कोई दो रेखा का इक्वेशन मिलेगा, जैसे मैं कहूं कि मुझे मिला a1 इंटू एक्स प्लस b1y प्लस c बराबर 0, एक तो ये इक्वेशन मिला, और एक मिला a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0। ये दो इक्वेशन मिलेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन करना, फिर आपसे 3 ठो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, 3 क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाते हैं उन चीजों पर आते हैं हम लोग। एक तो आपसे पूछा जाता है अद्वितीय हल को लेकर के, किसके अद्वितीय हल होंगे, तो अद्वितीय हल के लिए इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए थी। ठीक है, बताएं सबको पता है कि नहीं पता, बोलो भाई। एक मेनी सॉल्यूशंस का होता है, एक होता है कि कोई हल इसके ना हो। तो देखिए, जब भी कभी कोई दो इक्वेशंस देंगे और आपसे पूछा जाए कि ऐसा रिजल्ट बताइए जिससे इन दोनों इक्वेशंस के अद्वितीय हल हों। अद्वितीय हल का मतलब है कि दोनों लाइंस, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को, ये दोनों रेखा का समीकरण है, एक रेखा दूसरे रेखा को कहीं कट कर रही हो, तो एक सोल्यूशन मिल जाएगा, एक प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएगा। तो जब एक प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि इसके एक हल है, मतलब अद्वितीय हल है। ठीक है, अद्वितीय हल हैं इसके। तो अद्वितीय हल कब होंगे, इसको पहचानने के लिए जैसे ही कोई आंसर मिले, जैसे ही कोई दो इक्वेशन मिले, तो अद्वितीय हल के लिए आप करा करो a1 निकाल लो और अपॉन b1, a1 अपॉन a2 कर लो, और कर लो ये वाला b1 अपॉन b2। ऐसा करो, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर में नहीं है तो फिर हम कह देंगे कि इसके अद्वितीय हल होंगे। लेकिन दो इक्वेशंस जो हैं, इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे को कहां पर करना चाहिए, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद। अगर कोई दो लाइन हो, लाइंस का इक्वेशन दिया जाए और दोनों लाइंस ना एक दूसरे पर पैरेलल जाएं ऐसे, तो जब कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को ना ऐसे एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो वहां पर तो बहुत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही होंगी। तो जब बहुत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही होंगी तो उसके मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इसका मतलब है अनंत हल हो सकते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी ना, तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन अर्थात अनंत हल हो सकते हैं। लेकिन पहचानोगे कैसे? पहचानने के लिए जैसे ही दो लाइन मिले आपको, तो उसमें से आप निकालिए a1 अपॉन a2, दोनों से उठाइए b1 अपॉन b2, दोनों से उठाइए c1 अपॉन c2। और अगर ये तीनों चीजें आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब है वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर थी, और अगर एक दूसरे के ऊपर से जा रही तो मेनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि बहुत सारे बिंदुओं पर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही थी। बताइए, इतनी बातें क्लियर या क्लियर? अगर इतनी बातें क्लियर हो तो अब हम आते हैं नो सॉल्यूशन पर, मतलब इसके कोई हल नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना था? कोई हल नहीं होने का मतलब है कि दोनों जो लाइन है ना, जो दोनों रेखाएं हैं, जो दोनों रेखाओं का इक्वेशन दिया गया, वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल में चले। पैरेलल समझते हो? समान अंतर पर चले। जैसे रेलवे लाइन की दो पटरियां होती हैं। अब दो बिंदु हम कोई भी ऐसा ले लें जिनसे जो जाने वाली रेखा होगी, दो अलग अलग रेखाएं होंगी, उनके बीच का अंतर हमेशा समान निकले। तो जब डिफरेंस समान निकलेगा, अंतर समान होगा, दोनों लाइन समांतर पर होंगी, समान अंतर पर होंगी, तो वे कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी ना, तो इसका मतलब है ऐसे में कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा। लेकिन अब आप पहचानोगे कैसे? कोई हल नहीं होने के लिए आप करेंगे a1 अपॉन a2 निकालो दोनों इक्वेशन से, b1 अपॉन b2 निकाल लो दोनों इक्वेशन से, और निकाल लो आप ना c1 अपॉन c2। सो अगर ये दोनों तो बराबर हैं, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, ये दोनों बराबर है, लेकिन जो c1 अपॉन c2 है ना, वो बराबर ना हो,
अगर वो बराबर नहीं है तो फिर ऐसे दो लाइंस के जो इक्वेशन होंगे उनके बहुत सारे हल हो सकते हैं। बताइए इतनी बात क्लियर है? मैं आपको समझा पा रहा हूँ ना? ठीक है, तो इस पर बेस्ड एक बार देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, और उसके बाद में हम लोग, यही आखिरी टाइप है जो आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस को रखता है। ठीक है, इसके अलावा और टाइप्स आप में अभी नहीं बचते हैं। चलो आगे बढ़ जाऊं मैं, जल्दी बताइए। अच्छा एक सवाल, चलो इसको तो बाद में कर लेता हूं क्योंकि इसको पढ़ा ही चुका हूं मैं। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चंस अगर मैं इस पर आऊं तो आपसे ये सवाल बन सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए 2x प्लस 3y माइनस में 5 इज इक्वल टू 0 हो, और ये रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं, एक रेखा 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 है, एक है 6y माइनस 6x माइनस 15y और माइनस में दे दिया जाए 10 बराबर में 0 के कितने हल होंगे, ऐसा सवाल पूछा जाए के कितने हल होंगे। समझ रहे हो? कितने हल होंगे। अब ऑप्शन में क्या होगा, वही अद्वितीय हल होंगे, अनंत हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, या बता नहीं सकते नन ऑफ दीज, ऐसा कुछ करके। अब हम ये क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन की तुलना करनी है। ठीक है, एक किससे करनी, a1, ये मैं इससे कर दूं भाई, एक की कंपैरिजन करनी है मुझे a1 x से प्लस b1 y से, और यहाँ पे प्लस में c बराबर कितना 0 से। दूसरे का कंपैरिजन कर लूं मैं a2 x प्लस b2 y प्लस c 2 कर लूं बराबर 0। अब आप मुझे बताओ हम क्या करते हैं, a1 अपॉन a2 निकालें सबसे पहले। सो a1 अपॉन a2, a की वैल्यू कितनी है 2 और a2 की वैल्यू है 6। अब मैं कर दूं b1 अपॉन b2, तो यहाँ y का जो कॉफिशिएंट वो b1 था 3, और वहाँ y का कॉफिशिएंट जो था ना वो कितना है 15, तो वो हो गया भाई 15, 3/15। अभी मैं देख रहा हूँ कि c1 अपॉन c2 कितना आ रहा है, तो c1 यहाँ पर तो आ रहा है माइनस में 5 और उधर आ रहा है माइनस में 10। अब इसको और सिंप्लीफाई कर ले, फिर देखते हैं किसके कौन सा बराबर है। तो हमने सिंप्लीफाई करा, मैंने देखा कि 2 एकम 2 3 6, 1:3, 3 एकम 3 5 15, कोई दिक्कत ना हुई ना। यहाँ पर देखा 5 एकम 5 और ये 5 दूना कितना हो गया 10, मतलब ये 1/2। अरे तो यहाँ पर तो कोई भी चीजें बराबर नहीं आ रही हैं। ठीक है, कोई चीज बराबर नहीं आ रही, मतलब मैंने देखा तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू आ रहा है b1 अपॉन b2 के। बोलो आ रहा है, 1/3 बराबर नहीं है किसके, 1/5 के। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो हम कह देंगे यही दोनों से पहचान करके कि इसके अद्वितीय हल होंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? अद्वितीय हल होंगे, कोई एक सोल्यूशन होगा, कहीं पर एक बिंदु पर एक जगह पर ये कट कर रहे होंगे। अच्छा आप इसको पहचान भी सकते हो कि कहां पर कट कर रहे होंगे। अगर आप ना इस पूरे को यहां पर x बटे कुछ y बटे कुछ बराबर में 1 ले आओ, आप इसको x बटे कुछ y बटे कुछ बराबर में समथिंग ले आओ, और आप x और y पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेना ना बिंदु, उसके निर्देशांक उठा लो, प्लेन में रखो, तो भी आंसर पता चल जाएगा कि एक दूसरे को कहां पर कट कर रहे हैं, और कट कर भी रहे हैं कि नहीं भी कट कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं थे तो मैंने क्या करा, अद्वितीय हल। क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाते तो हम इसको भी चेक कर लेते, तीनों हो जाते तो मैनी सोल्यूशंस निकलता, और ये दोनों बराबर होते बट ये इक्वल नहीं होना चाहिए था, तो फिर उसके कोई सोल्यूशन नहीं होते। तीन ही कंडीशन होती है। यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास में, अद्वितीय हल, पहला सोल्यूशन। अब इसके साथ में और आप किसे क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं सवाल में, यहाँ पर ना ये जो 2x 3y माइनस 5 है, या फिर xy और ये फिर c, तो यहाँ पर ना जो x का कॉफिशिएंट है, जो y का कॉफिशिएंट है, वो किसी एक को मिसिंग कर देंगे, और कहा जाएगा कि अगर इसका अद्वितीय हल हो सकता है, अगर इसके बहुत से सोल्यूशन निकल सकते हैं, या इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है, तो मुझे उसकी वैल्यू बताओ। जो वहां पर a b c d या k m n कुछ भी रख दें तो उसकी वैल्यू पूछने के लिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस के साथ में हम आपको मिलेंगे आपकी अपनी मतलब अगली क्लास में। आज देखो ये आखिरी टाइप था, ये वाला जो है अद्वितीय हल का, अनंत हल का, और 2 लाइन देकर के आपसे कोई सोल्यूशन नहीं होने का पूछने का। तो इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा है, सीखा है, इस पर प्रैक्टिस करनी है, आप क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस पर बेस्ड। एक आखिरी सवाल है जिसको मैं पढ़ा चुका था, ठीक है, पिछली क्लास में नहीं, अभी आज के सेशन में आपने सीखा है, इसको कर लो, और फिर ये वाली क्लास आज हम लोग खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। जितने भी टाइप की चीजें बनती हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पिछली क्लास और इस क्लास में मिला करके मैंने सब कुछ सिखा दिया, सब कुछ बता दिया। पिछली क्लास से हम लोगों ने देखा कि बिंदु के निर्देशांक कैसे बनते हैं, चतुर्थांश कैसे बनता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कैसे बनते हैं,
पॉइंट्स के निर्देशांक में भुज क्या है, कोटि क्या है। फिर देखा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है ना उसको m/n में अगर डिवाइड कर देते हैं तो जिस पॉइंट से डिवाइड करेंगे उसका निर्देशांक बताइए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी सीखा, दो बिंदुओं के बीच का समीकरण भी सीखा, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताना होगा तो कैसे बताएंगे वो भी देखा। ट्रायंगल के एरिया को कैसे बतलाना है वो भी सीखा। क्वाड्रिलेटरल के एरिया को कैसे समझाना है वो भी सीखा हम लोगों ने। प्रवणता, स्लोप या ढाल, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा, तीन टाइप से कैसे बन जाएंगे। और फिर अगर स्लोप दिया हो तो इक्वेशन कैसे बनेंगे उसको भी सीखा। किसी लाइन पर लंब गिरता है ना तो वो उसकी लंबाई कितनी होगी, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा है। जितना पढ़ा है ना उसमें एक स्लोप से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है। सब कुछ सीख चुके हो, केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितना हमने सीखा ना उससे पूरे सवाल मिल जाएंगे आपको डिट्टो, ठीक है, बड़े आराम से आप लोग कर ले जाओगे। यहाँ पे सवाल है रैखिक समीकरण 35x - 35 y + 15 = 10 के ग्राफ और x अक्ष के बीच बने एंगल का मान बताना है। तो आप जानते हैं कि ax + by + c = 0 है। तो यहाँ पर अगर मुझे प्रवणता बतानी हो, सो प्रवणता बताने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है m बराबर होता है x का गुणांक माइनस में और फिर बटे में y का गुणांक, मतलब -a/b हम लोगों ने देखा था अभी, ठीक है। अब अगर मैं इसी इक्वेशन में कंपैरिजन करता हूं इसका 35x का प्लस ना माइनस है, माइनस में 35y का और प्लस में 15 का बराबर में 0, तो देखो ना a की वैल्यू कितनी, x का कोफिशिएंट 35, तो ये तो माइनस में 35 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे b की वैल्यू कितनी, माइनस में 35, -35 समाप्त होके 1 आया, और m = आ रहा है 1, जबकि हमने पढ़ाया कि इसी का मतलब होता है tan थीटा। अब आप मुझे बता दो tan थीटा में कितने की वैल्यू होती है 1, तो आप बता देंगे सर जी tan 45 की वैल्यू होती है 1, नहीं 1 की वैल्यू कितनी होती है tan 45 पे, 30 पे कितनी होती है 1/√3, 60 पे कितनी होती है एग्जैक्ट √3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री, 45 डिग्री आंसर दिख रहा है हमारे को ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो सो आज इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे आपके अपने अगले वाले नए वाले चैप्टर पे। प्लीज इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस को ढूंढ के लगाइएगा, सारे सवाल लग जाएंगे, सब कुछ आप लोग लिए हो सीख, सब कुछ गए हो सीख पूरी तरीके से। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी तैयारी में बहुत ही अच्छी तरीके से व्यस्त रहें। जय हिंद।